आज हम अपने YouTube चैनल शहर के गौरव के तहत राजस्व वादों एवं राजस्व न्यायालयों के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। आगरा के सुप्रसिद्ध राजस्व वादों के विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पाठक एडवोकेट जी से, जो कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की सर्किट कोर्ट आगरा तथा मंडलायुक्त न्यायालय आगरा में विधि व्यवसाय रहते हैं। आइए आज हम उनसे राजस्व वादों और राजस्व न्यायालयों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। राजस्व वाद और राजस्व न्यायालयों के बारे में आप अवगत कराएं तथा राजस्व न्यायालयों द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ सभी दर्शकों को। राजस्व वादों तथा राजस्व न्यायालयों के बारे में मैं समस्त जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सन 1950 में उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए थे। उक्त प्रावधान के तहत अधिनियम के तहत समस्त वाद राजस्व वादों की श्रेणी में आते हैं। उक्त के अतिरिक्त पूर्व से उत्तर प्रदेश में प्रचलित उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के प्रावधान पूर्व से संचालित हो रहे थे और उस अधिनियम को भी राजस्व वादों के अंतर्गत की सीमा में लाया गया है। भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत जितने विवाद हैं ज्यादातर सभी का निस्तारण, जैसे कि नामांतरण हुआ, सीमांकन विवाद हुए, नक्शे के संशोधन के विवाद हुए, खतौनी के संशोधन के संबंध में विवाद हुए, उन सब विवादों का निस्तारण सरसरी में किया जाता है। उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारी पर क्रमांक किस श्रेणी में आता है, नंबरी दावा, जिसमें कि दावे को हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे उस भूमि पर राइट्स हैं या नहीं है और अधिकार हैं तो किस प्रकार से अधिकार है, उसके संबंध में निस्तारण तथा इसके अतिरिक्त खातों का विभाजन आदि सब की तरह की प्रक्रिया, भूमि दरी से संबंधित अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं अथवा नहीं है, जिसमें कि संगुणी भूमिदरी अधिकार, असंगुणी भूमिदरी अधिकार, आसामी अधिकार तथा पट्टेदारी के अधिकार इत्यादि का निस्तारण किया जाता है। गांव सभा द्वारा समय समय पर आवासीय और कृषि योग्य भूमियों के आवंटन किए जाते हैं और आवंटन के संबंध में भी सारी प्रक्रियाएं इसी अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती हैं और उन्हीं का निस्तारण किया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं को तय करने के लिए शासन के द्वारा पूर्व से ही एक अलग से प्रावधान बनाया हुआ है, एक न्यायिक व्यवस्था की हुई है। उस न्यायिक व्यवस्था में सर्वप्रथम जो निम्न स्तर की न्यायालय है वो तहसील न्यायालय है। तहसील न्यायालय के ऊपर आती है उप जिलाधिकारी न्यायालय। उप जिलाधिकारी न्यायालय के साथ साथ में कुछ वादों में जिलाधिकारी न्यायालय, अपर जिलाधिकारी न्यायालय कार्य करती हैं और कुछ केसेस में वो अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करती हैं। इस न्यायालय के ऊपर आयुक्त न्यायालय होती है, जिसमें कि आयुक्त और अपर आयुक्त अपने अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के तहत में वादों का निस्तारण करते हैं। और इन सबसे ऊपर होती है हमारी राजस्व परिषद की खंडपीठ। खंडपीठ 3 जगह पर है। मुख्य जो राजस्व परिषद है वो लखनऊ में स्थित है। उसकी पीठ, एक पूर्ण पीठ उसकी एक इलाहाबाद में है और 2 उसकी सर्किट कोर्ट के रूप में काम कर रही है, एक आगरा में और एक मेरठ में। आगरा में राजस्व परिषद के सदस्य प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में 1 सप्ताह के लिए आगरा आकर के वादों का निस्तारण करते हैं। इन सब वादों में निस्तारण के लिए मुख्य रूप से राजस्व न्याय जो मैनुअल है हमारा, उस मैनुअल के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया के अंतर्गत सारे वादों का निस्तारण किया जाता है। यदि उसमें प्रक्रिया में कुछ प्रावधान नहीं दिए गए हैं तो उन प्रावधानों को हम सीपीसी से भी बोरो कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर जितने भी ट्रायल्स हैं इन न्यायालयों के द्वारा वो एक सरसरी में ट्रायल है, जिसमें हम समरी ट्रायल बोलते हैं, उसके आधार पर ही इन सब वादों का निस्तारण होता है। अभी हाल ही में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्व वादों में त्वरित कार्रवाई किए जाने के संबंध में शासन द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में जनता को अवगत कराया है तथा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अनुराग जी, माननीय योगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस संबंध में कि उन्होंने कि राजस्व वादों के तथा राजस्व वादों में जितनी भी जनता आज की तारीख में परेशान है उसके संबंध में जो निर्णय लिया है वाकई में तारीफ के काबिल है। नामांतरण, सीमांकन, ये सब वो विवाद हैं जो पिछले मेरे अनुभव में 30-40 साल से आज भी लोग उसमें
अपने लिप्त हैं, अपना पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। उसकी स्थिति वही हो जाती है जैसे दीवानी न्यायालय में बाद में कहा जाता है कि पिताजी ने बात दाखिल किया था, नाती आकर के उस बात को आगे चलाता है। तो वो स्थिति राजस्व वादों में जहां पर की सरसरी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसमें भी इस प्रकार का समय लग रहा था। वर्ष 2004 में नामांतरण के लिए जो दान वसीयतों का आधार आता था, वसीयतों पर अंकुश लगाते हुए पंजीकरण की एक कार्रवाई जोड़ दी गई उसमें, उससे भी काफी कुछ अंकुश लगा है। मगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने जो निर्णय लिया है आपके कैबिनेट के द्वारा, उसमें आपने अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण का आदेश तो दे दिया है, मगर आपसे मेरा एक अनुरोध है कि कृपया अधिकारियों को यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से इन सब वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार इस समय वर्तमान में ज्यादातर राजस्व अधिकारी अपने दायित्वों का स्वयं निर्वहन न कर अपने दायित्वों को अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आपके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जो अधीनस्थ हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, अधिकारी अपने कार्य कर्तव्य बोध का अनुसरण करते हुए राजस्व वादों की प्रक्रिया में को अपनाकर गुण दोष पर अगर वादों का निस्तारण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा तथा सभी व्यक्तियों को समय पर और त्वरित न्याय प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिया गया निर्णय वाकई में तारीफ के काबिल है और इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि किसी ने तो आकर के राजस्ववाद के संबंध में एक विचार किया कि हाँ, जनता कुछ ऐसी भी है जो राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया से प्रभावित है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, राजस्व वादों से प्रभावित जनता का जो क्षेत्र है वो दीवानी न्यायालय में प्रभावित वादकारियों से अधिक है संख्या में। उसका भान हमें इसलिए नहीं हो पाता कि दीवानी न्यायालय एक जगह पर केंद्रित है, जबकि आगरा में ही अगर बात करूं, एतमादपुर, बहा, फतेहाबाद, खेरागढ़, किरावली, सदर 6 तहसीलें हैं। 6 तहसीलों में अलग अलग कार्य क्षेत्र बटा हुआ है। इसलिए अगर सभी समस्त तहसीलें एक स्थान पर आ जाए तो वाकई में पता चल जाएगा कि कितने अधिक से अधिक वादकारी राजस्व न्यायालयों से परेशान और उत्पीड़ित है। आपके द्वारा लिए कदम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ तथा आपके सामने इस बात के लिए मैं आपको नतमस्तक होता हूँ कि आपने राजस्व वादकारियों के संबंध में जो विचार दिए हैं और जो आपने निर्णय लिए हैं वो वाकई में तारीफ के काबिल है। राजस्व न्यायालयों द्वारा प्रभावी ढंग से राजस्व वादों का निस्तारण किए जाने के संदर्भ में आपके क्या सुझाव हैं? अनुराग जी, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार जब हम लोगों की परिचर्चा हुई थी उस परिचर्चा में बताया था कि राजस्व न्यायालयों में जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं आज की तारीख में पीठासीन अधिकारी न्यायिक कार्य भी कर रहे हैं, कुछ प्रशासनिक कार्य भी साथ में संपन्न कर रहे हैं। अधिकतर जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं वो न्यायिक प्रक्रिया से जानकार नहीं है, अवगत नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अपने मनमाने रूप से सिर्फ नैसर्गिक न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ही समस्त वादों का निस्तारण करते हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिसके बाद के निस्तारण में, राजस्ववाद के निस्तारण में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और उसी समस्या के आधार पर राजस्ववादों का आज की तारीख में न्यायालयों में बड़ा बोझ बढ़ता जा रहा है। और उस बोझ का परिणाम ये भी हो रहा है कि यहाँ से मुकदमा का जो निस्तारण समय पर नहीं होता तो वो सारे वाद इलाहाबाद हाईकोर्ट या लखनऊ हाईकोर्ट में पहुंचते हैं, तो वहां स्वाभाविक सी बात है कि उच्च न्यायालयों पर भी इस संबंध में बहुत काफी बोझ पड़ रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो अभी उन्होंने वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। उस स्वागत के साथ साथ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बस ये मैं संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने जिस प्रकार से अभी वक्तव्य देते हुए विभिन्न राजस्व न्यायालयों में तथा वादों को शीघ्र निस्तारण करने के आपने निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के साथ साथ सिर्फ इतना अनुरोध मैं आपसे करना चाहूंगा कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त वादों के निर्णय करने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया पर भी समय समय पर आप उसकी जांच करें और जांच करने के पश्चात ही राजस्व अधिकारियों को भी
किसी न किसी प्रकार से पारितोषिक देकर के सम्मानित करें, ताकि वह अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक तरीके से पूर्ण कर सकें। क्योंकि वर्तमान समय में ज्यादातर राजस्व न्यायालयों में राजस्व अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ना करके अपने अधीनस्थों को पेशकार, स्टेनो इत्यादियों के माध्यम से आदेशों को छपवाते हैं, टाइप कराते हैं, और उन आदेशों को छपवाने के, टाइप कराने के आधार पर ही आगे की कार्रवाई सारी चलती है। अधिकारियों को, जैसा कि आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, जितने भी हमारे न्यायिक अधिकारी हैं वो सभी आदेशों का डिक्टेशन स्वयं देते हैं, मगर हमारे राजस्व अधिकारियों को इतना समय नहीं होता कि वो स्वयं बैठ करके डिक्टेशन दे सकें। हाँ, चुनिंदा अपवाद हो सकते हैं और हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर समस्त अधिकारियों के द्वारा इन सब चीजों, दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ा खेद का विषय यह है कि तहसील स्तर पर स्थित जितने भी पेशकार, स्टेनो तथा बाहर से बिना किसी अनुमति के कार्य कर रहे जो व्यक्ति हैं न्यायालयों में, वह सब जाकर के मुवक्किलों के घर पे जा करके उनसे सौदेबाजी करते हैं। ये भी प्रक्रिया एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा प्रतीत होने लगा है समय समय पर कि अधिवक्ता वर्ग का किसी प्रकार का कोई सम्मान इस मध्य में नहीं रह गया है। अभी मेरे संज्ञान में ही 2-3 तहसीलों का विवाद सामने आया है, जिसमें आगरा में बहा तहसील, आगरा में खेरागढ़ तहसील तथा वर्तमान में मथुरा की छाता तहसील में तहसीलदारों के विरोध तथा उप जिलाधिकारी के विरोध इस प्रकार के बहुत जबरदस्त आक्रोश अधिवक्ताओं में रहा है, और बहुत लंबे समय तक अधिवक्ता आक्रोश के चलते न्याय कार्य करने से विरत रहे हैं। विरत रहने का उनका भी कारण सिर्फ यही है सबके मन में कि जो कार्यों को हम संपन्न कराते हैं, हम लोग अपना न्यायिक रूप से उसको प्रस्तुत करते हैं, उस स्थिति में प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का भान करते हुए, दायित्वों का निर्वहन करते हुए आदेश स्वयं गुणदोष पर लिखाना चाहिए। मगर वो आदेश गुणदोष पर स्वयं न लिखा करके अपने पेशकारों के माध्यम से, स्टेनों के माध्यम से मुवक्किलों के घर पर पहुंचकर सौदेबाजी करके तब आदेशों का निस्तारण होता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मेरा पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया आप अपने स्तर पर इसकी जांच कराएं और समय समय पर अधिकारियों के की जा रही कार्य प्रणाली की किसी भी अधिकारी के द्वारा उनकी न्यायालय में भेज करके वो चुपचाप बैठ के उनकी कार्य प्रणाली और निष्ठा की जांच करें। जांच करने पर यदि वो अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहा है, निष्ठा से कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ पारितोषिक आप देना सुनिश्चित करें, ताकि जो भी अधिकारी है वो आपसे पारितोषिक पा करके और अच्छे तरीके से, अच्छे मनोयोग से कार्य करेगा। क्योंकि राजस्व का क्षेत्र एक बहुत ही सुस्त क्षेत्र है। यहाँ किसी प्रकार का कोई हंसता हुआ व्यक्ति नहीं आता। ज्यादातर बुजुर्ग व्यक्ति जिनके पास जमीन रह गई है वही लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जमीन का विवाद मुख्य रूप से सामने आता है और इस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अनेकों गंभीर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें कि हत्या हो रही है आसपास में और बहुत से इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटित हो जाती हैं भूमियों को लेकर के, उन पर भी अंकुश लगेगा। तो इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध निवेदन है कि कृपया जिस प्रकार से दिल्ली उच्च न्यायालय के जजों के द्वारा निम्न स्तरीय जजों के न्यायालय में कभी भी किसी भी समय जाकर के उनकी न्यायालय में चुपचाप बैठ जाना तथा पूरी समस्त न्याय प्रक्रिया को अवलोकित करने के उपरांत उस न्यायिक अधिकारी की संबंध में एक गुप्त आख्या दी जाती है। उक्त गुप्त आख्या के आधार पर ही उसके समस्त कृत्यों का और उसके द्वारा अपने संपादित किए गए कार्यों का एक विवरणी तैयार होकर के उसको उसी प्रकार से पारितोषिक दिया जाता है, और यदि उसके द्वारा कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है तो उसको उसकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाता है। तो अगर ऐसी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में राजस्व अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाना है आपको इस प्रकार से करते हुए, तो एक मुख्य आग्रह क्या, उत्तर प्रदेश की समस्त ग्रामीण जनता के लिए आपका एक बहुत बड़ा उपकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।